नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें करने वाले हैं जेई एडवांस 2011 के पेपर 1 के डिस्कशन की। मेरे हाथ में जो पेपर है वो कोड 9 का है और यहाँ पे 24 क्वेश्चन से जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या ये पेपर है ना। जो फिजिक्स का सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट हो रहा था कोड नंबर 9 में। अगर आपके पास कोई और कोड है तो आप गूगल करके कोड नंबर 9 का मतलब जो है पेपर डाउनलोड कर दीजिए। कौन सा IIT JEE 2011 का पेपर 1 है। बाकी आपको अगर आप इसे खींच के देखिएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो 24th वाला क्वेश्चन है यानी कि हमारे फिजिक्स का पहला सवाल जो है वो सवाल क्या है। अगर आप ध्यान से देखिएगा पहले सवाल में क्या है कि 5.6 लीटर ऑफ आपके पास हीलियम है। कहां पे है ये STPP है। STPP एक मोल का कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो 22.4 को 4 से डिवाइड मतलब इसको उसको 4 से डिवाइड करिएगा तो 5.6 आएगा। तो ये तो पता लग ही गया है कि मोल कितना है 1/4 मोल है। एडियाबेटिकली उसको कंप्रेस किया गया है और हीलियम है। पहली बात हीलियम हुई तो भाई साहब क्या हो गया है एट की वैल्यू आपके पास 5 आ गई यानी ये मोनोएटॉमिक गैस होगी। एफ की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। गामा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5/3 और इसको एडियाबेटिकली कंप्रेस करके फाइनल वॉल्यूम जो इसकी आ रही है वो कंप्रेस करने के बाद आ रही है 0.7 लीटर है। अच्छा भाई साहब टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर मतलब इनिशियली वॉल्यूम 1 है और टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और फाइनली टेम्परेचर आपका T2 हो जा रहा है। अच्छा वर्क डन निकालना है तो एडियाबैटिक है भैया। आपको अगर T1 पता है T2 पता है तो हम तो T2 को क्या करते हैं अपन T1 की टर्म में निकाल लेते हैं ताकि n तो अपने को पता ही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एडियाबैटिक के केस में कि PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ये तो होता ही है और टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। T1 की वैल्यू T1 है। मुझे अगर T2 चाहिए होगा दैट इज इक्वल टू T1 V1 डिवाइडेड बाई V2। V1 डिवाइडेड बाई V2 की वैल्यू हो जाएगी 5.6 डिवाइडेड बाई 0.7 और गामा -1 यानी कि 5/3 -1 है ना 5.6 ये 5.7 दे रखा है क्या 5.6 एंड ये 0.5.6 एंड ये 0.7 आ गया है। तो तो ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 8 आ गया। 8 की पावर आपके पास 2/3 आ गया। 8 की पावर 2/3 तो 2 को लिख देंगे 2 की मतलब 8 को 2 की पावर 3 तो ये वैल्यू आपके लिए 3 से 3 कट गया 2 का स्क्वायर बचा 4 आ गया है बेसिकली। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये वैल्यू आपके लिए 4T1 आता हुआ दिखाई देगा। अब आपको क्या निकालना है आपको निकालना है वर्क डन निकालना है और वर्क डन आप क्या जानते हैं वर्क डन आप जानते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा -1 और P इंटू V को अपन NRT के लिख सकते हैं। तो इसी वाले वैल्यू को अपन क्या लिख देंगे NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस या गामा -1 है ना गामा -1 हो गया क्योंकि मैंने P1 V1 माइनस P2 V2 को P इंटू V को NRT लिख दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा n आपके पास 1/4 है r है। टेम्परेचर जो T1 माइनस T2 आप करिएगा ना तो यहाँ पे T1 आपका टेम्परेचर क्या है वो T1 था और T2 की वैल्यू कितनी आ गई है आपके लिए आ रही है कितनी 4T2 डिवाइडेड बाय सॉरी ये T2 माइनस T1 हो गया। T2 माइनस T1 हो गया तो इसको कर दीजिए आप 4 अभी अपने ये इसको 4T1 T2 की वैल्यू आ गई 4T1 और T1 की वैल्यू कितनी थी तो T1 ही थी डिवाइडेड बाई आपके पास क्या निकालना है मतलब ऐसे वर्क डन क्या होगा नेगेटिव ही आना चाहिए मतलब है ना। तो आप T1 माइनस T2 कर दीजिए तो T1 नेगेटिव ले आते हैं हमने तो मैग्नीट्यूड पूछा है ना। तो T1 माइनस 4T1 डिवाइडेड बाई गामा -1 यानी कि 5/3 -1 है ना। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -9/8 RT1 है कि नहीं यार। यहाँ से 2/3 आ जाएगा और यहाँ से ये -3 आ जाएगा है ना। तो ये आपका हो गया 1/4 R
-3t1 डिवाइडेड बाई यहाँ से 2/3 आ गया है, तो ये 3 × 3 9 हो गया है, ये 8 हो गया। अभी माइनस में वर्क डन दिया हुआ है, तो आपको क्या मतलब वर्क डन माइनस में एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया, तो वैसे भी वर्क डन जो है हर नेगेटिव आएगा, वर्क डन बाय द गैस। तो आपसे ऑप्शंस दिए गए हैं, टेकिंग द इनिशियल टेंपरेचर T1 देन द वर्क डन इन द प्रोसेस, यानी मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो वो 9/8 RT1 आ जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है 9/8 RT1। इस तरह से ये सवाल आपका जो है पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सेकंड वाला सवाल, ये सवाल है आपके पास एक बॉल है, इसका मास आपको 0.5 kg दिया है, लेंथ आपको 0.5 दी, और ये वर्टिकल प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इसका करवाया जा रहा है, यानी कोनिकल पेंडुलम का सवाल है। और आपको ये बोला कि भैया जो धागा है वो मैक्सिमम 324 न्यूटन का टेंशन को विदस्टैंड कर सकता है। तो आपसे बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल जो है वो आपको बताना है। तो एकदम सस्ता सवाल था। नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, मैंने कहा n ओमेगा स्क्वायर r लग रहा होगा। r की वैल्यू क्या होगी अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो आपके पास हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली दूरी हो जाएगी, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, l sin थीटा हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg और t sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l sin थीटा हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपके लिए क्या हो रहा है, t sin थीटा से sin थीटा कट जा रहा है, तो ओमेगा इज बेसिकली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई ml है। अब ध्यान से देखिए, जब ये ओमेगा मैक्स तभी आएगा ना जब यहाँ पे टेंशन मैक्स होगा। तो आपसे इस सवाल में मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 324 दी गई है, डिवाइडेड बाई मास है इसका वो आपको 0.5 दिया गया है, और लेंथ आपको 0.5 दिया गया है। तो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 324 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.5, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 36 रेडियन पर सेकेंड। तो एकदम सस्ता सवाल था सेकेंड वाला। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। आइए आगे बढ़ते ही सवाल नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट थर्ड वाला जो सवाल है थोड़ा सा आपको विजुलाइज कर दे तो एक बड़ा ही आसान किस्म का सवाल है। ऐसा प्लेन दिया हुआ है और आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स कैप में ही है, मतलब एक्स डायरेक्शन में है, और इस वाले प्लेन में से कितना जो है फ्लक्स जा रहा है ऐसा पूछा है। तो हमने इसको 3D में बना दिया, मतलब जो है ये x हो गया आपका, ये y हो गया और ये z हो गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो दिया हुआ है सवाल में प्लेन वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब आप इधर से देखिएगा, अबे उतनी ही फील्ड लाइन इससे पास होगी जो ये वाली सेडेड वाली प्लेन से उतनी ही पास होगी जो इस वाले से पास हुई है। अरे कौन सा वाला फेज, ये इसमें से जितनी गई होगी उतनी तो इस वाले से पास हुई होगी ना। तो अगर आपको इसमें से फ्लक्स कितना पास हुआ ये पता करना है तो आप इसका पता कर लीजिए, और इसका पता करना तो बड़ा ही आसान है क्योंकि ये एक्स वाली तो एक्स के डायरेक्शन में रहेगी, मतलब, और ये वाला पूरा एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपका E0 इंटू ए स्क्वायर हो गया है ना। मतलब ये आपको ई दिया हुआ है और एरिया आपको E0 हो गया है। तो अगर आप EHB इस वाली सेडेड के अराउंड से निकालें फ्लक्स, या फिर इस वाले फेस DCHA निकालें, दोनों ही फ्लक्स सेम आने वाले हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ जो यहीं से पास होगी वही तो उस वाले से पास होगी ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो फ्लक्स आपका E0 A स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा विजुलाइज करते तो बड़ी सस्ते तरीके से आप इसको निकाल लेते। ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेरे पास पेपर कौन सा है, पेपर है मेरे पास कोड 9। कौन सा कोड 9 है ना, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 की नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 4 में क्या है, एक कार ड्राइवर है जो हॉर्न बजा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, उसकी रफ्तार आपके लिए हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है, और वो दीवार की तरफ जा रहा है, साउंड दीवार से टकरा के वापस इसकी तरफ आ रही है, इसकी कानों में। तो आपसे पूछा गया है कि क्या फ्रीक्वेंसी ये भाई साहब को ऑब्जर्व होगी। तो पहले देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई दीवार है, मतलब दीवार को फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई दीवार कितना ऑब्जर्व कर रही होगी, जरा ये एक रुका हुआ ऑब्जर्वर होगा, तो ये कर रही होगी 320, और ऑब्जर्वर रुका हुआ है 320, और सोर्स क्या आ रहा है, पास में आ रहा है, तो -10 इंटू क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। अब यही वाली फ्रीक्वेंसी वापस दीवार क्या कर देगी,
रिफ्लेक्ट कर देगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय कार का ड्राइवर है ना, कार का ड्राइवर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, मैंने कहा ये अब नई सोर्स की, ये एक रुके हुए सोर्स की तरह बिहेव करेगी और ये ऑब्जर्वर पास में जा रहा है। तो 320 और 320 प्लस ये पास में जा रहा है 10 से, डिवाइडेड बाई 320 डिवाइडेड बाई 320, और सोर्स आपका कैसा है, रुका हुआ है, और उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 320 डिवाइडेड बाई 320 माइनस 10 इंटू 8 है ना, यही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है। 320 से 320 चला गया, ये वैल्यू आ गई आपका 320 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 320 माइनस 10 इंटू 8 है। तो आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ये 330 डिवाइडेड बाई 310 इंटू 8 आ रहा है, और इसको सॉल्व करने पे ये 8.51 किलो हर्ट्ज आ रहा है। तो एकदम सस्ता सवाल था। अगर आप ऑप्शन वाइज देखें तो हमारे इस कोड में ये ऑप्शन आपको मतलब हमारा ये 8.51 आ रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ 8.50, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली मतलब जो है पास ही है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 एक बहुत ही सस्ता सवाल है। यहाँ पे x अननोन दिया गया है और ये आपको 10 ओम दिया गया, और ये लेंथ आपको बैलेंसिंग 52 दी गई, और ये मीटर ब्रिज है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 48। यहाँ पे एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे एंड करेक्शन 2 सेंटीमीटर का है। तो अब इनर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया होगा। x डिवाइडेड बाय 10 मस्ट बी इक्वल टू ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ, और ये लेंथ 52 प्लस एंड करेक्शन काउंट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ आपकी 48 प्लस 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 53 डिवाइडेड बाई 50 को, तो ये वैल्यू आ रही है 10.6। बहुत ही सस्ता सवाल है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। नल पॉइंट डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है, इसका मतलब ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये होना चाहिए। आपको एंड करेक्शन जो दिए गए हैं ए एंड बी पे, उनको काउंट में लेना था इस सवाल में। तो ऑप्शन आपका 10.6 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन बी में आपको दिखाई देता, आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये था सवाल नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो ये आइए देखिए सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसमें एनर्जी कितनी होगी, मैंने कहा इनिशियली इसमें एनर्जी रही होगी हाफ सी यानी 2 का v स्क्वायर, यानी कि आपके पास ये रही होगी v स्क्वायर माइक्रो जूल। किसके अंदर थी ये, इसके अंदर थी। फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा ये स्विच 2 यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये तो अब डिस्कनेक्ट हो गया है। अब कार्यक्रम ऐसा बन गया, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल हो गए हैं। इनिशियली क्या होगा कि इस पे चार्ज रहा होगा यहाँ पे कितना, ये प्लस था और ये वाला माइनस था, यानी यहाँ पे आपके पास जो है वो यहाँ पे 2 इंटू वी रहा होगा माइक्रोकूलम में, और यहाँ पे माइनस 2v रहा होगा, इस पे 0 इस पे 0। अब क्या हुआ है जरा ध्यान से देखिए, अब देखिए जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हुआ क्या होगा कि जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया है तो एक कॉमन पोटेंशियल ये लोगों का अचीव हो जाएगा। मान लो कि वो कुछ v डैश हो गया है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू वी डैश आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 8 इंटू वी डैश आ जाएगा। और इन दोनों प्लेट का पहले का टोटल चार्ज क्या था 2v प्लस 0 था, तो 2v मस्ट बी इक्वल टू 8v डैश। तो v डैश की वैल्यू क्या आ गई, v बाई 4 आ गई है कि नहीं है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो फाइनली इन दोनों के पास अब एनर्जी कितनी रही होगी, है ना। वो इसके पास एनर्जी है कुछ और कुछ इसके पास एनर्जी है ना। इसके पास एनर्जी रही होगी आपके पास हाफ c की वैल्यू 2 और v डैश की वैल्यू v बाई 4 आ गई है, यानी v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस इसमें एनर्जी की कितनी है हाफ c 8 इंटू वी स्क्वायर बाई 16 है। तो ध्यान से आप देखिएगा ये v स्क्वायर बाई 16 हो गया है और ये आपका 4 आ गया है, यानी ये 5v स्क्वायर बाई 16 अब एनर्जी बची है। तो बोल रहा है कितना परसेंटेज जो है वो डिसिपेट हो गया है। तो भैया टोटल पहले कितनी हुआ करती थी v स्क्वायर हुआ करती थी, अब बची हुई कितनी है 5v स्क्वायर बाई 16 है।
तो आपका लॉस कितना हो गया होगा 16 माइनस 5 यानी 11 वी स्क्वायर बाई 16 जो है इतनी लॉस हो गई होगी। और इनिशियली थी कितनी वी स्क्वायर थी, तो आपको परसेंटेज में निकालना है। तो हमको लगता है कि 11 बाई 16 इंटू 100 वाला ये जो फैक्टर है वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो 11 बाई 16 ये आपका मोटा मोटा कितने परसेंट के अराउंड हो जाएगा, अराउंड 80% के आसपास आएगा मोटा मोटा। तो ये आपसे जो है परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोरेज एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एज इज टर्न टू पोजीशन 2 है। कैलकुलेशन ठीक किया है ना। यहाँ पे आपके पास जो है 2v चार्ज 2v आ गया था और यहाँ पे 8v यानी 10 सॉरी 2v इज इक्वल टू ये 10 था, सॉरी यहाँ पे ये आपका 2v हो गया और ये 2v डैश और 8v डैश इज 10v डैश ना। तो ये v बाई 5 आया होगा, ये v डैश बाई 5 आया होगा। तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे भी 25 है। रुकिएगा जरा, तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा 25। तो ये तो v स्क्वायर बाई 5 आ गया, सॉरी तो एग्जैक्टली आ जाएगा भाई। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो v स्क्वायर बटा 5 जो है अब बची हुई है। पहले कितनी हुआ करती थी, v स्क्वायर हुआ करती थी, v स्क्वायर बाई 5 बची है। तो कहाँ कितनी खत्म हो गई है, 4v स्क्वायर बटा 5 और इनिशियल थी v स्क्वायर इंटू 100 कर दीजिए। तो ये वैल्यू आपके लिए आ रही होगी 80%। एग्जैक्टली करेक्ट आपका आंसर जो है वो 80% यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है 80%। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करके हमने यहाँ पे क्या किया, पहले का चार्ज यहाँ पे 2v था और ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, जिनमें चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं। 2v डैश और 8v डैश है और v डैश मैंने यहाँ का कॉमन पोटेंशियल पता कर दिया बाद में दोनों का। तो 10v डैश इज इक्वल टू 2v कर दिए हैं, तो v डैश की वैल्यू v बाई 5 आ गई। तो ये ठीक सवाल था, ये आपसे हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। 7th वाला सवाल बहुत ही सस्ता है, कैलकुलेशन वाला सवाल है। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम है। मतलब आप जानते हैं कि c बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13 r z, मतलब r z स्क्वायर है ना। तो लगा सकते हैं अपन e इज इक्वल टू माइनस 13 r z स्क्वायर 1 अपॉन n छोटा का स्क्वायर अपॉन n बड़ा का स्क्वायर। तो बाल्मर का फर्स्ट सीरीज कहां से कहां तक होगा, लाइमन बाल्मर है ना। तो आ कहां रही होगी 2 पे, कहां से आ रही होगी 3 से, फर्स्ट लाइन है ना। तो 3 से 2 आ रहा है, तो वेवलेंथ आ रही है आपके पास मतलब जो है 6521। फिर बोल रहा है हीलियम के अंदर आपको क्या करना है, सेकेंड लाइन है इन बाल्मर सीरीज में। सेकेंड लाइन कहां पे आएगी, मैंने कहा भैया सेकेंड लाइन जो है आपके लिए सेकेंड लाइन आएगी आपकी 4 से लेगी। हीलियम वाले केस में आपके पास Z की वैल्यू आपके लिए हो गई है मतलब माइनस ऑफ 13 आप अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता है कि 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड है ना। तो हीलियम का आपका लिख दिया है आपने और n छोटा का स्क्वायर माइनस n बड़ा का स्क्वायर है, क्योंकि वो कहाँ आ रही होगी, सेकेंड लाइन है। कहाँ पे 2 में, कहाँ से आएगी 3 से 2 पहली लाइन होगी और सेकेंड वाली 4 से 2 में हो जाएगी। अब अननोन कौन है, यहाँ पे लेमडा अननोन है, तो ये आपको निकालना है। तो हम चाहते हैं कि आप इसको क्या ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए, है कि नहीं है। ये सब तो कांस्टेंट रहेगा मतलब है कि नहीं। 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड 1 अपॉन n छोटा का स्क्वायर माइनस n बड़ा का स्क्वायर। तो ये सब तो आपका मतलब यहाँ वाला फैक्टर तो वैसे ही कट जाएगा, ये 4 रहेगा और ये वैल्यू आएगी SC बाई SC से ये कट जाएगा। आप इन दोनों का जब रेशियो ले रहे हैं तो ये लेमडा की वैल्यू सॉल्व करने पे अपने को प्राप्त हो रही है 1215 एंगस्ट्रॉम। क्या प्राप्त हो रही है 1215 एंगस्ट्रॉम जो है। चलिए भाई साहब, तो ये इतने सवाल थे आपके सिंगल करेक्ट वाले, जस्ट मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ये सवाल नंबर 7 था। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 1 बहुत ही सस्ता सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक स्फीयर है, ये इस पे चार्ज क्यू दिया गया है और यहाँ पे एक और सॉलिड स्फीयर है, इस पे भी चार्ज क्यू दिया गया है, लेकिन ये दोनों कंडक्टर है, भले हॉलो हो सॉलिड हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इसका रेडियस आपको आर बी दिया गया है और इसका रेडियस आपको आर ए दिया गया है और ये दोनों काफी दूर रखे गए हैं, यानी इनफाइनाइट दूर मान लीजिए। और यहाँ पे स्विच है, इसको क्लोज किया जा रहा है और सवाल आपको बोल रहा है कि रेडियस जो है वो आर बी इज लेस देन आर ए, यानी आर ए का रेडियस ज्यादा है।
पहली बात तो ये है कि पहला ऑप्शन बोल रहा है इसके अंदर ई जीरो होगा, मैंने कहा पक्का जीरो होगा, कंडक्टर के अंदर की तरफ ई जीरो होगा, तो ऑप्शन ए वैसे ही करेक्ट हो गया है। अब आप ध्यान से देखिए फाइनली क्या होगा, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी, इसका चार्ज QA हो गया, इसका चार्ज QB हो जाएगा, QA प्लस QB की वैल्यू 2Q के बराबर होगी अगर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया आपका KQA/RA और यहाँ का पोटेंशियल हो गया आपका KQB/RB। तो K ने K की बत्तियां गुल की, यहाँ से QA/QB का ये रेशियो जो है वो RA/RB के बराबर आ रहा है, और आपको सवाल बोल रहा है कि RB इज लेस देन RA, तो ये वाला वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी कि QA इज ग्रेटर देन QB। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, या आपको ऑप्शन बी में यही चीज दिखाई देगी, तो इस तरह से ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट हो गया है। ऑप्शन सी पे जाइए, कि वो सिग्मा के बारे में कमेंट करने का बोल रहा है। सिग्मा क्या होगा, मैंने कहा सिग्मा होगा Q/4πr²। तो ये 4π तो कांस्टेंट हो गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/r²। अगर मुझे सिग्मा A डिवाइडेड बाय सिग्मा B करना होगा, तो मुझे QA/RA का स्क्वायर डिवाइडेड बाय QB/RB का स्क्वायर करना पड़ेगा, और QA/QB का ये जो रेशियो है वो तो RA/RB ऑलरेडी हो गया है, तो ये RA/RB इंटू RB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RA का स्क्वायर हो गया। एक RB उड़ जाएगा, एक RA उड़ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपके लिए, RB/RA आ रही है, और RB इज लेस देन RA, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी, जिसका मतलब कौन बड़ा है, सिग्मा B बड़ा है किससे, सिग्मा A से। हाँ भाई साहब, तो ये ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी तो यही बोल रहा है, सिग्मा A/सिग्मा B की वैल्यू RB/RA आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। डी ऑप्शन आपको बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा सिग्मा B बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। A और B में कौन बड़ा है, सिग्मा A और B में सिग्मा B बड़ा है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी ये बोल रहा है कि सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ A इज लेस देन B। हाँ, B पे ज्यादा होगा क्योंकि सिग्मा B बड़ा है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे आपको करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपके चारों ऑप्शन जो है ABCD यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 के बाद सवाल नंबर 9 की तरफ। एक सस्ता सवाल था 8 कंडक्टर का, आपको जस्ट चारों ऑप्शन जो है वो चेक करने थे। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 क्या है, सवाल नंबर 9 जो है जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सवाल नंबर 9 में एक दो केस दिए गए हैं अलग अलग। यहाँ पे एक रॉड है जिसका लेंथ L है, और यहाँ पे एक डिस्क लगा रखी है। दूसरे वाला केस भी ऐसा ही है, ये रॉड लेंथ L की है और यहाँ पे एक डिस्क लगा रखी है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस भी R है, और आपसे क्या बोला गया है कि मेटल रॉड ऑफ मास M, मतलब इसका मास M दिया गया है, और यहाँ पे जो डिस्क है उसका मास कैपिटल M दिया गया है, यहाँ पे भी कैपिटल M दिया गया और ये L दिया गया। केस 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट है, यानी यहाँ पे डिस्क को हिंज बेल्डिंग कर रखी है, आप समझिए, मतलब ये डिस्क को साथ साथ में घूमना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड वाले केस में द डिस्क इज सेकेंड वाले केस में अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है कि केस बी द डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर है, मतलब सेकंड वाले केस में ये डिस्क अपने इस सेंटर के अबाउट घूम सकती है, अगर अपने इस सेंटर के अबाउट घूम सकती है। ध्यान से अगर आप देखिएगा, ध्यान से अगर आप देखिए, तो पहले तो आप ध्यान से देखिए, इस पे कैपिटल एमजी यहाँ लग रहा होगा और इसमें स्मॉल एमजी यहाँ पे लग रहा होगा, ये आपका कैपिटल एमजी हो गया, ये आपका स्मॉल एमजी हो गया, इसमें भी कैपिटल एमजी और स्मॉल एमजी। तो अगर आप थीटा पे लेके जाइएगा दोनों को, तो दोनों की वजह से सिमेट्री सब कुछ सेम है, तो टॉर्क तो सेम आएगा, है कि नहीं यार, टॉर्क तो सेम आएगा। टॉर्क सेम आएगा तो टॉर्क को अपन क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसा ही होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। और टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के हो जाएगा, है कि नहीं यार, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के है। हाँ, एम बाई के की जगह यहाँ पे आई बाई के हो जाएगा, टॉर्क आपका माइनस ऑफ के थीटा के फॉर्मेट में आप लेके जाएंगे, तो के भी सेम होने वाला है क्योंकि टॉर्क सेम आएगा, 2 पाई भी सेम है। तो हमको कमेंट किस पे करना है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करना है, किस पे, फ्रीक्वेंसी पे आपको कमेंट करना है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा पे डिपेंड करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ये आपका ओमेगा की वैल्यू है k बाई आई है, k बाई आई है, यानी आपको आई पे कमेंट करना है। बेसिकली आई पे कमेंट कर लेंगे तो आप ओमेगा पे कमेंट कर लेंगे क्योंकि k तो सेम है, और मतलब ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट आई। अब इस वाले केस में क्या होगा कि इसमें वेल्डिंग कर रखी है, तो ये पूरा कार्यक्रम साथ में रोटेट होगा ना, तो ये पॉइंट के जब अबाउट जब आई लिखिएगा ए वाले केस में, आई जब ए वाले केस में लिखिएगा तो कितना आएगा, रॉड का हो गया है आपके पास ml स्क्वायर बाई
ml²/3 आ जाएगा, प्लस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना आ रहा है, वो mr²/2 आ जाएगा, प्लस md² लगाएंगे तो ml² आ जाएगा। लेकिन इस वाले केस में ये जो डिस्क है वो फ्री टू रोटेट है, यानी कि वो सेंटर ऑफ मास से अगर आप देखिएगा तो डिस्क ने सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की होगी, उसके सेंटर ऑफ मास ने सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की होगी, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने के लिए फ्री है, मजबूर नहीं किया गया है, यही घूमने के लिए फ्री है। तो क्या मैं इस पूरी डिस्क को, इसके मास को यहाँ इसके सेंटर ऑफ मास पे मान सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, इसके सेंटर ऑफ मास पे माना जा सकता है। तब अगर मैं IB की बात करूंगा, IB की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, IB की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आपके लिए, IB की वैल्यू हो जाएगी ml²/3, तो किसका हो गया, रॉड का हो गया है, प्लस आप डिस्क का पता कर लीजिए, प्लस आप डिस्क का पता कर लीजिए। डिस्क को तो हमने पॉइंट मास मान लिया है, तो क्या आ जाएगा आपका M इंटू L²। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए और ये देखिए, कौन बड़ा हो गया है यहाँ पे आपके लिए, IA और IB में आप देखेंगे तो IA आपका जो है IB से बड़ा हो गया, IA आपका IB से बड़ा हो गया, ओमेगा जो है A का कम हो जाएगा कंपेयर टू ओमेगा B, है ना। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज लेस देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ केस B, यानी मेरा ऑप्शन A जो है वो टॉर्क सेम है, ये सही हो गया है, और ऑप्शन D बोल रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी A की कम होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ B से, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। तो ये था सवाल नंबर 9, जिसको आप आराम से करके आगे बढ़ सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पे। देखिए जरा क्या है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 काफी सस्ता है, लेकिन ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, जिसको IITs को मल्टीपल आंसर देना पड़ा था। अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या हो रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक प्रोटॉन आ रहा है, दोनों लोग आ रहे हैं और इधर घूम रहे हैं, मतलब ये काफी बड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मान लो कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है v रफ्तार से, और यहाँ पे एक प्रोटॉन आ रहा है यानी E। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, B है अंदर की तरफ, हम जानते हैं कि फोर्स लगता है V क्रॉस B की डायरेक्शन इनटू Q, तो V क्रॉस B उधर की तरफ आया और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, ऐसे जाके ऐसे घूम के आ जाएगा, और ये भाई जाएगा तो इसमें Q इंटू V क्रॉस B से फोर्स लगेगा उधर की तरफ, तो ये सर्कुलर करेगा, Q पॉजिटिव है, तो ये ऐसे घूमते हुए इधर की तरफ कट लेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन 1 बोल रहा है आपके लिए कि दे विल नेवर कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी ए यहाँ पे गलत हो जाता है, ए आपका ऑप्शन गलत हो गया। दे विल कम आउट ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ, मैंने कहा बिल्कुल सही, यानी बी आपका यहाँ पे सही हो गया, पैरेलल पाथ पे। सी दे विल कम आउट एट द सेम टाइम, मैंने कहा देखो भैया टाइम पीरियड क्या होगा 2πm/qb, सौभाग्य से इनका Q तो सेम है लेकिन मास सेम नहीं है, मास प्रोटॉन का ज्यादा है, मास प्रोटॉन का ज्यादा तो टाइम पीरियड आपका ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये नहीं पता है कि वो दोनों एंट्री साथ में लिए थे कि नहीं लिए थे, एंट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम साथ में आ सकते हैं भाई, दोनों साथ में नहीं घुसे होंगे लेकिन साथ में बाहर तो आ सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दे विल कम आउट एट डिफरेंट टाइम, और ये ऑप्शन डी वैसे सही है, मतलब बनाने वाले का आंसर मानना था कि भाई ऑप्शन डी टिक करके बालक आगे बढ़ी, लेकिन वो ये बताना भूल गया कि वो साथ में एंट्री किए थे कि नहीं किए थे, तो ये सवाल यहाँ पे एम्बिगुअस हो जाता है। तो इस केस में आपके पास जो ऑप्शन बी और मतलब सी और डी है, दे विल कम आउट एट सेम टाइम एंड दे विल कम आउट एट डिफरेंट टाइम, ये दोनों हो सकते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या वो दोनों साथ में एंट्री लिए थे, अगर साथ में लिए थे तो फिर साथ में नहीं आएंगे, लेकिन डिफरेंट टाइम पे लेके साथ में बाहर आ सकते हैं, ऐसा सवाल में कहीं मेंशन नहीं है कि वो साथ में आए हैं। तो टेक्निकली इसका आंसर जो है बी तो पक्का सही है, और साथ में सी और डी हो भी सकते हैं, मतलब सी और डी में कुछ भी हो सकता है, तो IIT ने फाइनल आंसर इसका बी डी, यानी बी के साथ डी भी हो सकता है, बी के साथ सी भी हो सकता है, और बी के साथ सी डी, यानी 3 पॉसिबल आंसर इसके दिए गए थे, बी डी, बी सी एंड बी सी डी। आप टेक्निकली समझ गए कि भैया किस तरह से सी और डी यहाँ पे अलग अलग आंसर हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते सवाल नंबर 10 के बाद सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 जो है, मतलब जो सवाल नंबर 11 है हमारा, वो कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है ना। आपको सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाना होगा, यहाँ पे आपकी बहुत सारी रॉड्स रखी हुई है, ये जरा ध्यान से देखिएगा इस वाले सवाल को। सवाल नंबर 11 में, सवाल नंबर 11 में क्या है ना, ए यहाँ पे रखा हुआ है ना, और बी भाई साहब कहाँ रखे हुए हैं, मतलब सॉरी ई यहाँ पे रखे हुए हैं, बी सी डी यहीं पे, ये आपके बी सी डी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये आपके पास ई हो गया। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे इधर हीट आ रही है और वो यहां से आती हुई, मतलब ऐसा समझिए यहां से करंट आई आया है, फिर वो क्या होगा, मान लो अगर आई आया तो यहाँ पे कितना जाएगा, I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, यहाँ पे
I3 जाएगा और वही वाला I फिर यहाँ चला जाएगा और ये I की वैल्यू क्या हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। सेम इसी तरह से यहाँ हीट आएगा H, वो H1 H2 H3 हीट की रेट और वही H इसमें चला जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन दे देंगे हीट फ्लो थ्रू A एंड E स्लैब आर सेम, मैंने कहा A और E सीरीज में है तो सेम आएगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी बोल रहा है हीट फ्लो थ्रू स्लैब ई इज मैक्सिमम। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या पाइएगा, अगर आप पहले आपको इनका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू वहां पे L बाई के होता है, मतलब कहां पे थर्मल रेजिस्टेंस R थर्मल होता है L बाई के ए। तो अगर आप RA निकालेंगे तो RA की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लेंथ आपको मतलब ये 2K और ये 2K दिया हुआ है और लेंथ L दिया हुआ है और ये 4A दिया हुआ है एरिया। तो अगर आप RA निकालने जाएंगे तो आप पाएंगे 8L/8K। सिमिलरली अगर आप RB निकालने जाएंगे तो ये 3K दिया हुआ है और लेंथ आपको 4L दी हुई है। इन सबकी लेंथ 4L है, ये 4K है और ये 5K है। तो L बाई K करना है बस आपको, तो RA की वैल्यू आपके पास इतनी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप RB निकालेंगे तो ये आपके लिए 4L/3K आ जाएगा। RC निकालेंगे तो वो आपके पास 4L/5K आ जाएगा और RE निकालेंगे तो L/24KA आ रहा है, क्योंकि इसका 6K है K और लेंथ आपको L दी गई, एरिया 4A हो गया है। तो L डिवाइडेड बाई KA 6 इंटू एरिया 4A, दैट इज 6 इंटू 4 24A। तो अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर बी, द हीट फ्लो थ्रू E विल बी मैक्सिमम। अब आप ध्यान से देखिएगा, हीट फ्लो थ्रू E विल बी मैक्सिमम। अरे भाई E और A का तो सेम ही होगा, तो मैक्सिमम का सवाल ही उठता है। B तो गलत हो गया यहाँ पे, है कि नहीं है। अब आप ऑप्शन नंबर सी और डी देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब E, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब E इज स्मॉलेस्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा टी थीटा आप कैसे निकालेंगे, पहले आप तो जो है ना यहां से आपने मान लो कि H हीट आ रही है। अगर H हीट आ रही है, ये R1 R2 R3 कैसे हैं पैरेलल में, RA RB मतलब RB RC और RE, इनसे क्या R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ, 1/RA प्लस 1/RB प्लस 1/RC R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब आप R इक्विवेलेंट को इस H से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसी वाले H को अगर आप ये वाले RA से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और उसी वाले H को अगर आप RE से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बस कैलकुलेशन ही तो करनी है ना। जब आप ये करेंगे तो इस वाले में ये जो I1 है या ये मान लो कि H रेट ऑफ हीट फ्लो आ रही है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट फ्लो आएगी, अबे ये तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की तरह ही हो गया ना, I1 I2 I3। कैलकुलेट करेंगे तो ये 3H/16 और ये आपकी H/2 और ये आपकी 5H/16 आ जाएगी। अरे भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से आप निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस इसका भी पता, इसका भी पता, इसका भी पता, और यही वही वाली हीट जो है H इसमें घुस जाएगी, इसमें भी H थी। अब आप H आपको पता है, H इंटू रेजिस्टेंस करिएगा तो डेल्टा थीटा आ जाएगा, है कि नहीं यार। तो बोल रहा है कि भाई साहब मतलब जो है डेल्टा थीटा सबसे ज्यादा किसमें होगा। अरे तो भाई H इंटू RA कर दीजिए, तो इसमें आएगा, यहां से H मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ H मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ H मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ H मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको लगता है कि भाई जो सबसे ज्यादा यहाँ पे द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब E इज स्मॉलेस्ट, और इसमें सबसे कम आएगा, क्योंकि आप इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 24 का फैक्टर तो वैसे ही है। E वाला ये है ना, नीचे की तरफ 24 आ गया ना भैया, है कि नहीं यार। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर ले, मतलब हर एक के R को वहां के H से मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H/3H/16 आ रहा है, यहाँ पे H/2 आ रहा है और यहाँ पे 5H/16 आ रहा है। तो आपको डेल्टा थीटा मिल जाएगा। और ऐसा करने पे आपको जो है ये सबसे कम जो है वो आपको RE में आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें क्योंकि इस वाले केस में तो H ही है, तो HL/24A ही आ रहा है, बाकी सब में 4 और ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब इससे ये सबसे कम आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हीट फ्लो थ्रू C, यानी आप ये वाला जो है B और D का जोड़ रहे हैं तो वो C के बराबर भी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। हीट फ्लो थ्रू द B मतलब ये और कौन सा वाला है, इसमें H/2 आ रहा है, इसमें 3H/16 और 5H/16, 8H/16 यानी H/2 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो C वाले के बराबर आ रहा है। ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। तो आंसर आपका यहाँ पे B को छोड़ के बाकी सब गलत हो गए, मतलब सही हो गए हैं। तो C और D भी आपके करेक्ट हो गए हैं। तो आंसर होगा आपका A C D। ये था सवाल नंबर 11। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12,
पास एक पैराग्राफ है जिसपे बेस्ड 3 सवाल है। पैराग्राफ बहुत ही आसान सा है, मतलब आप मोमेंटम वर्सेस पोजीशन का कर्व बनाने वाले सवाल है। तो अगर आप सवाल नंबर 12 देखिएगा तो वो आपको एक सस्ता सा पूछ रहा है कि भैया मतलब जो है हमने द स्पेस डायग्राम फॉर बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल को ऐसे फेंक दिया आपने यू से, तो क्या होगा, बॉल ऊपर भी जाएगी, रुक जाएगी और लौट के वापस आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक इसका मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ था, यहाँ पे 0 हो गया, फिर डाउनवर्ड होगा और फिर उतना ही हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, है कि नहीं यार। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे मोमेंटम p वर्सेस पोजीशन, तो पोजीशन इनिशियली इसकी क्या थी, इनिशियली पोजीशन पे मतलब जो है पोजीशन ये 0 पे था, लेकिन मोमेंटम इसका बहुत ज्यादा था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला गया तो हाईएस्ट पोजीशन पे ये चला गया, लेकिन मोमेंटम जो है यहाँ 0 हो गया। ये p वर्सेस मतलब p इज मोमेंटम और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पोजीशन हो गया है ना। फिर क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद ये मोमेंटम रहेगा तो मैक्सिमम, लेकिन वो मतलब 0 रहेगा, लेकिन अब उसको डायरेक्शन उल्टी कर देगा, है ना, है कि नहीं यार। तो वो बढ़ने लगेगा धीरे धीरे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर से कितना होगा, इतने बराबर ही होगा, यू से फेंका है तो वापस आते हुए वो यू से आ जाएगा और यहीं पहुंच जाएगा। तो इस तरह का करो, आपको ऑप्शन जो है मोमेंटम वर्सेस पोजीशन का ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देगा। एक बहुत सस्ता सा सवाल है ये। सिमिलरली अगर आप 13 और 14 देखिएगा, 13 वाले में क्या किया गया है कि आपको दो जो है मोमेंटम वर्सेस पोजीशन के ऐसे कर्व दिए गए हैं ना। पार्टिकल लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है E1 एंड E2 दी गई है, यानी बाहर वाले की E1 है और इसका ये 2a है एम्पलीट्यूड और इसका a है। तो जब यहाँ पे होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही हो जाती है, मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ये E2 मैक्स आ जाएगा और यहाँ पे जब दूसरा वाला अपनी मीन पोजीशन पे आएगा तो E1 मैक्स आ जाएगा। और E2 और E2 मैक्स की बात करें तो वो k इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो आपको पूछा क्या है यहाँ पे, E1 और E2 का रेशियो पूछा है। E1 हो जाएगा मतलब जो है इसका टाइम मतलब हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर है। तो पहले वाले का E1 वाले का क्या होगा, a 2a है, तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा। और E2 वाले के लिए क्या हो जाएगा, हाफ के एम्पलीट्यूड a है तो a स्क्वायर आ जाएगा। रेशियो ले लीजिए भैया, 1/2 2 और ये आपका कितना आ गया 4/a स्क्वायर, तो 4 आ गया है। तो E1/E2 का ये रेशियो 4 आ रहा है, तो E1 इज 4E2 जो है ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगा। आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली एक सस्ता सा सवाल नंबर 14 है भाई साहब, क्या है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे पानी में डुबोने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो ठीक है भाई साहब, यहाँ पे पानी मान लीजिए ऊपर, तो क्या होगा, इसको आप ऊपर रख के रेज करेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, बायंसी इस पे ऊपर लग रहा होगा, है ना। मोमेंटम कैसा होगा, इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ बढ़ रहा होगा, फिर ये मीन पोजीशन पे जाएगा, तब तक इसके पास स्पीड आ जाएगी, देन इसके बाद क्या होगा, नीचे की तरफ और जाएगा, है ना, और फिर वापस जो है लौट के जब एक्सट्रीम नीचे चला जाएगा तो रुक जाएगा। अब kx और m जो आपका kx और बायंसी दोनों ऊपर हो गए और mg नीचे हो गया, तो ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा, है कि नहीं यार, वापस ऊपर की तरफ भागेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका आपको कुछ इस तरह से आता हुआ दिखाई देगा। मोशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये इस तरह से आपको आता हुआ दिखाई देगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले आपके क्या हो रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा होगा, पोजीशन आपने मीन पोजीशन से ऊपर लाके छोड़ दिया है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा और इसका मोमेंटम बढ़ रहा होगा। जब एक्सट्रीम नीचे की तरफ पहुंच जाएगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, वापस आने लगेगा, है कि नहीं है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें वापस वहां तक आएगा तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का पोटेंशियल तो वही हो, मतलब स्प्रिंग में चेंज तो कुछ नहीं होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वही हो जाए, लेकिन इस बार जो है वापस वहां तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं, बीच में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगा हुआ था, तो इससे पहले ही कहीं आके रुक जाएगा, जो ये पोजीशन थी स्टार्टिंग वाली उससे पहले ही रुक जाएगा। इस तरह का ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन बी में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत ही सस्ता पैराग्राफ था, तीनों ऑप्शन आप तीनों सवाल बड़ी आसानी से कर लेते। ये थे आपके 12, 13 और 14 है। सिमिलरली आपका 15, 16 और 17 भी एक पैराग्राफ बेस्ड है। पहले इसको उठाते हैं और उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको जो है सवाल नंबर 15 एंड 16 के लिए एक पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ वाले सवाल है, बहुत ज्ञान भरा रहता है उसमें। आपको देखना ये कि भैया पहले आप उसके सवाल पढ़ लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि मुद्दे की बात क्या है। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले ये सवाल पढ़ लेते थे कि डायमेंशनल एनालिसिस करके आपको ओमेगा का रिलेशनशिप निकालना है,
तो आपका जो सवाल नंबर 15 है वो तो बड़ी आसानी से, अगर आपको दोनों साइड से डायमेंशन कंपेयर करनी होगी और आपको निकालना होगा ओमेगा। सारे ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा NE स्क्वायर डिवाइडेड बाई ME0 है। यहाँ पे इसकी डायमेंशन मतलब रूट वाले की डायमेंशन और ओमेगा की डायमेंशन मैच हो जाती है, तो ऊपर वाले का कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं थी, मतलब इसको पढ़ के आपको चेक करना पड़ता। तो डायमेंशनल एनालिसिस से ये आ जाएगा। अब इससे जो नेक्स्ट वाला सवाल है 16 वाला मतलब आपको आरएसएस और एलएसएस की डायमेंशन चेक करनी पड़ेगी सारे ऑप्शन की। तो आप देखेंगे कि वो एप्सिलॉन नॉट जो है, मतलब आप पाइएगा एप्सिलॉन नॉट नीचे मतलब कंपेयर करके निकाला जा सकता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट आपको लगाने नहीं पड़ेंगे। अब 16 वाले सवाल में आपसे बोल रहा है कि आप ओमेगा निकाल लेंगे, तो आपको क्या निकालना है, लेमडा निकालना है। तो आप ओमेगा को क्या लिख पाइएगा, 2 पाई एफ लिख देंगे, है ना, है कि नहीं यार, क्योंकि आपका एफ क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई हो गया है। और एफ को आप सी बी बाई लेमडा भी तो लिख सकते हैं, स्पीड इसकी सी होगी तो सी बाई लेमडा हो जाएगा, सी बाई लेमडा हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2 पाई सी बाई लेमडा की वैल्यू आपके लिए NE स्क्वायर डिवाइडेड बाई M एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, लेमडा चाहिए, तो 2 पाई सी इंटू NE स्क्वायर अपॉन M एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको लेमडा मिल जाएगा, है ना। लेमडा आपको चाहिए तो 2 पाई सी NE मतलब सॉरी, लेमडा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब ये वाले कार्यक्रम में ऊपर लेके जाएंगे तो मेरा M एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर। अब हमको लगता है कि सारी वैल्यू आपको डाल देनी चाहिए, 2 पाई सी M एप्सिलॉन नॉट NE स्क्वायर, सारी जो वैल्यू है इसमें आप डाल दीजिए और बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। 589 इंटू 10 की पावर -9 आता हुआ दिखाई देगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखिएगा तो वो 600 नैनोमीटर वाला है। तो एक तरह से काफी टाइम कंज्यूमिंग टाइप का पैराग्राफ था, कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ बहुत तगड़ी चीज इसमें नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं इंटीजर टाइप वाले सवाल पे। सवाल नंबर 17, इंटीजर का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंटीजर फर्स्ट इंटीजर। सस्ता सवाल है बहुत ही, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है। बोल रहा है कि ऊपर के लिए खींचने के लिए आपको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिए, वो कितना चाहिए होगा, मान लो यहाँ पे म्यू है तो mg sin थीटा को भी बैलेंस करना होगा और फ्रिक्शन को भी आपको बैलेंस करना होगा, तो हो जाएगा वो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू mg sin थीटा। और नीचे स्टार्ट करना है तो क्या चाहिए होगा आपको, नीचे अगर स्टार्ट करना है तो mg sin थीटा और ऊपर की तरफ माइनस म्यू mg sin थीटा। तो आपको बोल रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है ना वो नीचे के लिए जो जरूरत पड़ती है उसका 3 गुना दिया हुआ, सवाल में यही दिया हुआ है ना। हाँ, नीचे आपको अगर लाना है तो mg sin थीटा ऑलरेडी इधर होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, म्यू mg cos थीटा, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं यार, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू 3 mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा mg गायब हो जाएगा, sin थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है तो 1/√2 आ जाएगा और ये म्यू इंटू 1/√2 आ जाएगा, दैट इज 3 इंटू 1/√2 माइनस म्यू अपॉन cos थीटा, दैट इज मतलब म्यू अपॉन cos 45 डिग्री √2 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ना तो म्यू की वैल्यू आपको क्या आ रही है, यहाँ से हाफ आ रही है। और आपको सवाल में क्या पूछा गया है, 10 म्यू पूछा गया है, तो 10 इंटू हाफ की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो एकदम सस्ता सवाल था, आप 5 फिल करके आगे बढ़ सकते थे। अरे भाई ऐसे है कि नहीं यार, ऐसे खूब सवाल आपने किए होंगे पहले भी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल नंबर 18 पे। देखिए इस वाले सवाल में आप पाएंगे ना तो एक स्टिक है जो हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रही है 2 न्यूटन, ये हम मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल हॉरिजॉन्टली लगा रही है। यहाँ का फ्रिक्शन जो है ना वो आपको P/10 दिया हुआ है, यानी यहाँ का म्यू को आपको P/10 दिया हुआ। तो ये वाला जो F1 है, मैंने फ्रिक्शन को नीचे माना है, वो आपका P/10 इंटू फोर्स हो गया नॉर्मल का 2, यानी कि P/5 आपका F1 की वैल्यू आ गई है। F2 मैंने इधर मान लिया है और मास का 2 kg है, रेडियस 0.5 है, रिंग है, प्योर रोलिंग कर रही है, एक्सेलरेशन 0.5 हो जाएगी। और अल्फा आपका जो हो जाएगा A इंटू अल्फा, आर होता है तो A/R आ जाएगा, ये ACOM हो गया और आर आपको दिया हुआ है तो अल्फा आ जाए, क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रही है रुके हुए ग्राउंड पे। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो F2 और F1 यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टली चलाने वाली बात करें
तो वो आपका चला कौन रहा होगा, 2 न्यूटन इधर की तरफ कोशिश कर रहा है, F2 रोकने की कोशिश कर रहा है, तो 2 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 2 इंटू 0.3। तो F2 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2 माइनस 0.6 है, 2 माइनस 0.6 का मतलब हो गया 1.4 न्यूटन आपका F2 मिल गया। अब आप टॉर्क का इक्वेशन लिखिए, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो घुमाने की कोशिश, सेंटर ऑफ मास के और टॉर्क F2 और F1 का ही आएगा ना, तो F2 का टॉर्क आएगा F2 इंटू आर, कि कौन सी डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, और F1 का अंदर की तरफ आएगा, तो नेट टॉर्क आ जाएगा F2 माइनस F1 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, है कि नहीं यार। तो F2 की वैल्यू तो आपको 1.4 दी हुई है, और F1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, P/5 आ गई है, और R की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.5 मीटर है, और I की वैल्यू कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिंग है, कितना होगा, mr स्क्वायर हो जाएगा, m की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू यानी कि 0.5 का स्क्वायर, mr स्क्वायर हो गया इंटू अल्फा आ गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, a/r लिख सकते हैं। a की वैल्यू आपके पास 0.3 है, और r की वैल्यू जो है वो 0.5 मीटर है यहाँ पे, है कि नहीं यार, रेडियस आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो p की वैल्यू आपके लिए 4 आती हुई दिखाई दे रही है ना। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, अगर मान लो ये मिल गया है तो आपको, हाँ इस सवाल में ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि भैया ये जो 2 न्यूटन है वो हॉरिजॉन्टली लगाया जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 4। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले डी तक सवाल पे। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको 4 चार्जेस रखे हुए हैं, अच्छा यहाँ पे रखना भूल गए हम, और ये एक स्क्वायर टाइप की, मतलब क्या है, सोप की फिल्म है, और हो क्या रहा है कि मतलब जो है ये इक्विलिब्रियम में है ना, और आपको सवाल बोल रहा है कि भैया इसका सरफेस टेंशन जो है वो आपको गामा टाइप का ऐसा दिया हुआ है, तो आपको पता करना है कि जो और ये साइड लेंथ a है, मतलब है ना, तो यहां से जो a है वो k इंटू कुछ नहीं, कैलकुलेशन वाला सवाल है, कोई बहुत ज्यादा टफ वाली बात नहीं है, गामा की इज इक्वल टू 1/n है, तो आपको ये n प्राप्त करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, तो भाई ये मैंने क्या कर दिया, इसको 2 सेक्शन में काट दिया। ये वाले पार्ट पे फोर्स क्या लग रहा होगा, मैंने कहा ये लगा रहा होगा इधर, ये लगा रहा होगा इधर, और ये लगा रहा होगा इधर, और इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इस तीनों का रिजल्टेंट किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। और उसको अगर मैं इस वाले को एलिमेंट ले रहा हूं, मतलब इस पूरे को ऐसा एलिमेंट ले रहा हूं, तो ये जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, सरफेस टेंशन कर रहा होगा। ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी, ये a है, ये a है, तो ये a√2 हो जाएगी। a√2 को अगर मैं गामा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स आ जाएगा, और ऐसी 2 सरफेस है ना, तो इंटू 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। अब आप क्या ये फोर्स नहीं निकाल सकते, अरे भाई ये कितना हो जाएगा, k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये मैंने कहा k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये मैंने कहा ये k क्यू स्क्वायर बाई k को 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देना, ये a√2 का स्क्वायर होगा। इन तीनों का रिजल्टेंट उधर निकालिए, इन दोनों का उधर √2 वाला कंपोनेंट आ जाएगा, सबका सम करके इसके इक्वेट कर देना है, देन a निकालना है। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंट फोर्स आ रहा है वो आपका उधर वाला सम करने पे वो आ रहा है आपका क्यू स्क्वायर, k को आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर 2 cos 45 डिग्री यानी 1/√2 प्लस 1/2 यानी कॉमन आपने ले लिया है। ये वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, गामा इंटू 2 इंटू bd, bd की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू a हो गया, है कि नहीं है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करिएगा तो a की वैल्यू आ रही है आपकी, k की वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस 1/2 8√2 पाई की पावर 1/3 इंटू क्यू स्क्वायर बटा आर की पावर 1/3। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। हमको क्या करना है, ये हमारा आइटम k है और ये आइटम जो है क्यू स्क्वायर बाई आपके गामा की पावर, मतलब जो दिया हुआ है सरफेस टेंशन उसकी पावर 1/n है। n की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कुल मिला के मुद्दे की बात है कि ये वाला जो अपने एलिमेंट, मतलब ये वाला जो पार्ट लिया है, इस पे इधर वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस बाई इस लाइन पे लगने वाला सरफेस टेंशन, और 2 सरफेस है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो ये सवाल आपसे हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ये था सवाल नंबर आपका 14। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 था ना, ये 19, सवाल नंबर 20 पे, सवाल नंबर 20 पे देखिए जरा ध्यान से। एक सवाल है, मतलब सस्ता सवाल है, स्फीयर रखे हुए हैं, 4 सॉलिड स्फीयर है, हर एक का डायमीटर दिया, मास दिया है,
और एक स्क्वायर है, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब वो n इंटू समथिंग आएगा और n इंटू 10 की पावर -4 आएगा। किसके अबाउट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, मतलब इसके अबाउट। देखो जरा कितना सस्ता सवाल है। इसका तो 2/5 mr² आ गया, इसका भी 2/5 mr² आ गया, इसका इस एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² आ जाएगा प्लस md² है, ये लेंथ l/√2 आ जाएगी, 2/5 mr² प्लस md²। जो हाल इसका होगा वही हाल इसका होगा, इंटू 2 कर दिए हैं, तो इन सबका सम कर दीजिए। मास आपको सवाल में दिया हुआ है, डायमीटर दी हुई बटा 2 कर दीजिए, रेडियस आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये लेंथ को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू आप रख दीजिए। तो बड़ा ही सस्ता सवाल है, मतलब जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, आप सॉल्व करेंगे। ये 9 इंटू 10 की पावर -4 के फॉर्मेट में आ रहा है, तो आपको n ही बताना है, मतलब ये n इंटू 10 की पावर -4 है, तो n की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा, यानी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इनके और इनके लिए यूज करना था, तो आपका आंसर आ जाता। तो आप अब चलते हैं सेकंड लास्ट इंटीजर वाले सवाल पे। काफी सारे सवाल हो गए हैं इस वाले पेपर में, है ना, तो नहीं और भी अभी तो कितने बाकी, 3 सवाल बाकी है, ये 20 और 21 पे चलते हैं। तो देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि जो 21 वाला सवाल है बड़ा ही सस्ता है, मतलब रेडियो एक्टिविटी का सवाल है। एक्टिविटी अपन जानते हैं कि भाई साहब A = लैम्डा इंटू n हो जाता है। एक्टिविटी आपको 10 की पावर 10 दी हुई है और आपको 1/λ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 की पावर 9 दी हुई है। तो लैम्डा की वैल्यू, अरे 1/λ मतलब आपका मीन लाइव होता है, वो आपको 10 की पावर 9 दी है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 की पावर 9 है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो n की वैल्यू आ गई आपका 10 की पावर 19। इतने नंबर ऑफ मतलब वो आपके एटम्स हो जाएंगे, और एक एटम का मास कितना दिया हुआ, 10 की पावर माइनस, टोटल मास निकालना है तो 10 की पावर 19 और एक एटम का कितना दिया हुआ, 10 की पावर -25, इतना केजी आ जाएगा। आपको आंसर किसमें चाहिए, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको आंसर चाहिए मिलीग्राम में, तो इंटू आप 10 की पावर 6 कर दीजिए। ये वैल्यू अगर आप देख रहे हैं आप तो 1 आ रहा है, तो 1 मिलीग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 मिलीग्राम, है ना भाई साहब, बिल्कुल। तो यही आंसर हो गया। आपको क्या चाहिए, आंसर चाहिए मिलीग्राम, है ना, इन मिलीग्राम, आंसर इज 1, मतलब न्यूमेरिकल का आंसर आपका 1 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 के बाद सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 देखिए आप, सवाल नंबर 42, इसमें क्या हो रहा है कि करंट आपके पास चल रहा है I0 I0 cos ओमेगा t। अब आप एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे, तो B इंटू एल को μ0 इंटू आई बोल सकते हैं। तो यहाँ का जो B होगा इस लूप के अंदर, वो आपको कितना मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा μ0 I/L। तो L की वैल्यू आपको 10 दी है, तो ये आपको B मिल गया। अब अगर आपको B मिल जाएगा तो ये वाली लूप, जो अंदर वाली लूप है, उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये B मिल गया इंटू πr²। अब एक बार पाई मिल जाएगा तो आप क्या करिएगा, -dπ/dt, मैग्नीट्यूड चाहिए तो dπ/dt से E मिल जाएगा। अगर आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आपको I मिल जाएगा। एक बार अगर रिंग में I मिल जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपका क्या होता, I इंटू एरिया वेक्टर होता। मैग्नीट्यूड चाहिए तो I इंटू ए कर दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको B मिल गया है, B को πr² से मल्टीप्लाई करेंगे, फाई मिल जाएगा, फाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो dπ/d, ये E मिल जाएगा, E को r से डिवाइड करेंगे I मिल जाएगा। तो अगर ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो I हमको मिल रहा है वो है 3.14 इंटू 60 इंटू μ0 I0 sin 300t। आपको इतना आपको I आता हुआ दिखाई दे रहा है, और I इंटू एरिया कर देंगे ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है एरिया आपका क्या है, πr²। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आपको 5.9 इंटू μ0 I0 sin 300t आ रही। इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जा सकता है, 6 लिखा जा सकता है, 6 μ0 I0 sin 300t आ सकता है। तो ये कैलकुलेशन वाला सवाल था, आपको ये शायद पूछा गया है सवाल में कि n इंटू μ0 I0 मैग्नेटिक मोमेंट यानी लूप का निकालना है। तो लूप में करंट मिल जाएगा ना, तो आप I इंटू एरिया से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस वाले सवाल का, 6 आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। आइए बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल सवाल इंटीजर का और हमारे इस पेपर 1 का। आइए तो इसको उड़ा देते हैं और बढ़ते हैं फाइनल सवाल की तरफ। ध्यान से, जो लास्ट इंटीजर है अपना, मतलब बहुत ही सस्ते किस्म का सवाल है। यहाँ पे एक जो वायर है ना, इसको क्या कर रहे हैं आपने, एक ब्लॉक M इस पे टांग दिया, तो ऑब्वियसली है कि इसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगा। अपन जानते हैं कि भाई साहब फोर्स अपॉन एरिया से स्ट्रेस और स्ट्रेन
का रेशियो आपको यंग्स मॉडुलस देगा तो आप डेल्टा एल निकाल सकते हैं कि कितना इलोंगेशन होगा, है ना। एफ बाई ए स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बटा एल इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स आपका mg हो गया, तो आपके लिए मतलब जो है यंग्स मॉडुलस आपको क्या चाहिए, डेल्टा एल ना, तो डेल्टा एल को यहाँ ले आइए, यंग्स मॉडुलस यहाँ आ जाएगा। एफ आपका mg लग रहा है, लेंथ आपकी एल है, ए भाई इतना डेल्टा एल आएगा, लेकिन ये चाहता है कि लेंथ को उतना ही रखना है, फिर आपको इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक और तरीके से। वो कौन सा तरीका है कि इसको कूल भी कर दिया जाए, मतलब खिंच भी रहा है कूल भी हो रहा है, तो जो जितना बड़ा होगा उतना वापस श्रिंक हो जाएगा, तो इसकी लेंथ में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर आप टेम्परेचर डेल्टा थीटा से टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कितना डेल्टा एल आ जाता है, ये आप जानते हैं कि इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा थीटा, और डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या है, वो मतलब टेम्परेचर इतने से चेंज हो रहा है। तो आपको निकालना क्या है कि ये वाला जो मास आपने एक्स्ट्रा लगाया है ना, ये तो मास लेस है, इसमें टेंशन हमेशा क्या हो जाएगी, mg के बराबर ही हो जाएगी, तभी ना फोर्स को हमने mg लिया है। तो ये दोनों बराबर होंगे तभी इसकी लेंथ ओरिजिनली सेम रहेगी, यानी ये बढ़ाया और ये घटाया इज इक्वल टू ओरिजिनल रहना चाहिए, है ना। तो यहां से मैंने m निकाल दिया है, ये वैल्यू आ गई। अब a दिया हुआ है, a को कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से, इसका रेडियस वगैरह दिया आपको, ये यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, टेम्परेचर की कितने से चेंज किया ये दिया हुआ, g की वैल्यू 10 डाल दीजिए। तो सॉल्व करने पे m की वैल्यू 3.14 kg आ रही है, लेकिन हमें नियरेस्ट इंटीजर में आपको बताना है वैल्यू ऑफ द मास m kg इज नियरली बोला गया है सवाल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 kg। तो इस तरह से ये जेईई एडवांस 2011 का एक बढ़िया सा पेपर जो है, इसका पेपर 1 का डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। आप एनालिसिस कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आप अगर इस पेपर को अटेम्प्ट करते तो आप कहाँ पे स्टैंड करते, और इस पेपर को देख के आप समझिए कि भैया किस तरह के पेपर आते हैं, किस तरह से आपको आपकी प्रिपरेशन को मतलब इस हिसाब से करना चाहिए कि आप आने वाले जेईई एडवांस में बहुत बहुत अच्छा कर पाएं। बाकी अपना और अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं पेपर 2 के डिस्कशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।